Great. Yes. So yes, welcome Amit ji Yes. to Creative Skills Society's talk show. It's our pleasure you are here and going to share your experience, live experience and जो कुछ आपने सीखा है इस creative industry के बारे में. Right. Yes. So before we begin, today is a very special day. Today is a 26/11, right? So definitely we'll हमारे शहीदों को याद करेंगे and we salute them. And, Yes, definitely. So great. Chalo, so let's start our talk show. Yes. So audience, let me introduce amazing artist Amit Dhane. He's from Satara, महाराष्ट्र वहाँ से है और उनका एजुकेशन पुणे में ही अभिनव कला महाविद्यालय हुआ है एंड almost 10 years he took formal education of drawing, applied art and painting and उसके बाद MFA मास्टर्स भी उन्होंने किया है. So that amazing एजुकेशनल बैकग्राउंड किया है और उसके बाद बहुत सारे अवार्ड्स या फिर पहले मैं उनके शोज के बारे में बात करता हूँ. ठीक है. सो उनके जो शोज है वो 30 ग्रुप शोज हुए हैं और ये उन्होंने मेंशन किया है कि ये 2017 तक ही है. ओके. उसके बाद रिकॉर्ड रखा है, न्यू अपडेट ही किया नहीं है. Yes, and demonstrations भी 75 हो चुके हैं और बहुत अच्छी जगह लाइक जो एक बहुत रिप्यूटेड एग्जीबिशन कह सकते हैं. ओके. वहाँ पे भी उनका हुआ है. अलग अलग आर्ट गैलरीज में उनका एग्जीबिशन डेमोन्स्ट्रेशन हो चुका है एंड 100 अवार्ड से ज्यादा उन्होंने अवार्ड्स जीते हैं एंड अगेन ये 2017 तक ही है. ओके. सो दैट इज द थिंग. और उसमें सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है द आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई का. ओके. और उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया है, नेशनल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है. सो 3 महीने का उन्होंने कतार गवर्नमेंट का जो फंडिंग था उस प्रोजेक्ट पे भी उन्होंने काम किया है. सो दैट ग्रेट अचीवमेंट ही है एंड या सो वी आर ग्लैड यू आर हियर अमित जी. यस, मुझे भी अच्छा लग रहा है आपके साथ इंटरेक्शन हो रहा है. Definitely. Yes. So great. So before we start, I want to know और आपके हमारे जो ऑडियंस है, ओके, सो उनको आपका बेसिक जर्नी के बारे में we would like to hear from you कि आपका जर्नी कैसा हुआ, इस फील्ड में आप कैसे आए, किस बाय पर्पस डिसाइड किया था, एक्सीडेंट, व्हाट एग्जैक्टली. यस, अंडरस्टैंड. तो सबसे पहले थैंक यू सर, मुझे आपके यहाँ पर इनवाइट किया गया. आज का जो भी हमारा स्पेशल ये नहीं सिर्फ हम बात कर रहे हैं क्योंकि मैंने अभी तक सीखा है और नॉलेज शेयरिंग नहीं तो जो भी अभी तक एक्सपीरियंस हुई. तो मैं अमित ढाने आर्टिस्ट लास्ट 15-20 ईयर्स से पुणे में हूँ. मेरा कॉलेज जो है अभिनव कला महाविद्यालय, बहुत जाना माना कॉलेज है. ऑलमोस्ट 80 ईयर्स के ऊपर हो गया ये कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज. उसकी वजह से ऐसे मैं मानता हूँ क्योंकि जिस कॉलेज में हमने काम किया वहाँ से कई बड़े आर्टिस्ट वहाँ से होके गए. तो उनका एनर्जी, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, तो वो उसकी वजह से आज भी जो भी मैं कर रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं वो कहूँगा कि मैं बहुत कुछ काम कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ जितना हर डे बाय डे और डेवलप होते जाओ और ज्यादा काम करूँ. जो भी मुझ में ड्रॉबैक है काम के बारे में वो उसे अपडेट करूँ. तो ऐसे नहीं कि कॉलेज हुआ तो आप मास्टर हो गए, नहीं तो जो भी आप परफेक्ट आर्टिस्ट बन गए. तो वो एक पुश रहता है सिर्फ कॉलेज का कि उसकी वजह से आपको थोड़ा सा नॉलेज अच्छा मिलता है कि एग्जैक्टली क्या करना है, उसके बाद आपको ही सीखना है. तो स्टार्ट में ये करूंगा, मेरा जन्म
पुणे से नजदीक 2 घंटे दूर सातारा प्लेस यहाँ पर हुआ। मेरे पापा आर्टिस्ट ही है। उन्होंने भी सेम कॉलेज से फाइन आर्ट किया है, एटीडी किया है। तो बचपन से ही मेरे घर में वो कला का एक वातावरण है कि बचपन से वॉल पर मैं देखते आ रहा हूँ कि अलग अलग समझो कैरिकेचर्स है, जो बड़े आर्टिस्ट हैं उनके लैंडस्केप्स है, कुछ पोर्ट्रेट्स है, या अलग अलग कलाओं का डिस्प्ले हमारे घर में बचपन से रहता था। तो जाने अनजाने में वो मेरे पे इम्पैक्ट पड़ता ही गया क्योंकि हम हमारे घर में कुछ भी एक छोटा सा भी आर्ट वर्क हो तो उसका बहुत इम्पैक्ट हमारे जीवन पर पड़ता है। तो वैसे हुआ न्यू इंग्लिश स्कूल सातारा, वहां पर मैंने मेरी पढ़ाई की 1st to 10th। मैं ऐसे कहूंगा कि पापा मेरे पहले से ही कहते थे कि वो खुद एक चित्रकार है, अच्छे आर्ट टीचर है, वो प्रिंसिपल थे। अभी रिसेंटली वो रिटायर्ड हो गए स्कूल से। तो बचपन से ऐसे कभी नहीं था कि पापा ने मुझे पेंसिल दिया है और बताया कि ये राउंड सॉरी राउंड ऐसे बनाना है, नहीं तो एनिमल ऐसे ड्रॉ करना है। ये चीज पहले से कभी बताई नहीं, मतलब उसका उस वक्त उनका इंटेंशन वैसे था। अभी वो मुझे बताते हैं। मैं अगर तुम्हें बताऊं कि एज अ आर्टिस्ट नहीं तो एज अ पिताजी की तुम ऐसे ड्रॉ करो, तो बचपन से ही मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तो तुम्हारे दिमाग में वैसे ही रहेगा कि एनिमल ऐसे ही होता है। तो वो एक फ्रीडम उन्होंने रखा था कि पहले से। अभी भी बोलते मैंने सिखाया नहीं, सिर्फ तुझे करने दिया कि तू काम कर। अभी रिसेंटली भी आज भी जो काम करता हूँ, मैं काम करते हुए मेरे बेटे को भी वैसे ही ये करता हूँ कि मुझे कुछ उसे सिखाना नहीं है। उसका जो भी जो भी ऑब्जर्वेशन करता है तो वही उसका पेपर पर जो भी उसका एक्सपीरियंस है वो आ जाए। तो ये था स्कूल में। जैसे था कि 1st to 10th में सातारा में ही मैंने किया। स्कूल में पढ़ाई में मैं ऐसे नहीं कहूंगा एवरेज था कि बहुत अच्छा स्टूडेंट था, स्कॉलर था, 90% से ऊपर में मार्क्स लाता था, ऐसे बिल्कुल नहीं था। इसका रीजन एक बता था क्योंकि मैं स्कूल में फुटबॉल का कैप्टन था, ड्राइंग काफी अच्छा करता था, और पढ़ाई तो करता था। पर मेरा कई लोगों के ऐसे ये रहेंगे कि हमारा जो नोटबुक होता है जिसमें हमारा सभी स्टडी करना होता है, बैक साइड से मेरा ज्यादा भरता था। जो कुछ स्केटिंग करे, जो भी स्कूल में दिखे, ब्लैक बोर्ड है, टीचर है, फिर जो भी मन में तभी आता है, तो वो वैसे बैक साइड से पेज मेरे भरे रहते थे, बुक वैसे भरा रहता था। तो वैसे एक जर्नी है कि ड्राइंग का आदत, नहीं तो उसकी तरफ देखने का तरीका, नहीं तो उसका लगाव वो पहले से ही है। तो उसके बाद जब मेरा 10th हुआ तब अभी मैं ये बता रहा हूँ तो कुछ सच बातें भी बताऊंगा, ऐसे कि सिर्फ ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ मेरे बारे में ही अच्छा ही कहूँ कि ऐसे होता है कि तुम अगर स्कॉलर हो तो ही बड़े होते हो, ऐसे बिल्कुल नहीं। आपका हर हर इसमें स्टडी का पार्ट बहुत जरूरी है। आप डॉक्टर हो, नहीं तो कोई भी फील्ड में जाओ। 10th में मैं फेल हुआ था 3 सब्जेक्ट्स में। ओके, तो उसका रीजन भी बताता हूँ। मैंने बिल्कुल भी, मतलब उस वक्त मैं स्टेट लेवल तक वगैरह फुटबॉल मैंने खेला था। 3 मेरे सब्जेक्ट्स क्यों हुए थे, उसका रीजन ये था कि 10th में इतना सीरियसनेस मुझे नहीं था कि 10th क्या होता है। मतलब 10th अगर हम फेल हो जाए तो क्या हो सकता है, एक साल बचता है, ये कुछ बिल्कुल मुझे पता नहीं था। हम 10th का जो बोर्ड का एग्जाम रहता है, सभी बच्चे मतलब पूरे साल, मतलब मुझे लगता है कि पेरेंट्स 10th में किसी स्टूडेंट को नहीं तो अपने बच्चे को घर से बाहर भी बहुत कम भेजते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है, एक प्रेशर रहता है कि 10th मतलब बहुत कुछ है लाइफ का, आपका लाइफ चेंज होता है। मेरे पेरेंट्स वैसे मुझे ऐसे नहीं किया कि आपको स्टडी तो करो, पर मेरा स्कूल में जाने के बाद वैसे होता था फुटबॉल ही खेलो। फाइनल जो पेपर्स चालू थे उसमें हम आधा एक घंटा ये करते थे, पेपर देते थे, उसके बाद फुटबॉल ही खेलते थे। तो ऐसे हुआ कि रिजल्ट में ऐसे आया कि 3 सब्जेक्ट में मैं फेल हुआ। उस वक्त फर्स्ट टाइम पापा ने, मतलब पापा थोड़े पढ़ाई के बारे में स्ट्रिक्ट तो थे ही, मतलब वो जरूर होना चाहिए। उस वक्त फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे डांटा नहीं, उन्होंने अच्छे से समझा के मुझे बताया कि ऐसे ऐसे है कि आगे फ्यूचर में तुम्हें क्या करना है। नहीं तो फुटबॉल जो है, मेरे पापा मम्मी की फुटबॉल इंडिया में किस तरह से है, उसका लेवल क्या है, तो आगे तुम्हें अगर जाना है तो उसमें सोचो कि उसमें जाके आप कुछ बड़े बन पाओगे तो जाओ, नहीं तो फिर मत जाओ। ऐसा कुछ ये डिस्कशन हुआ था उस वक्त। हम
मतलब मैं इतना मैच्योर नहीं था, 10th में कोई इतना मैच्योर नहीं होता कि करियर के बारे में। पर उस वक्त सोचा कि ठीक है कि अभी फुटबॉल बंद करते हैं। 10th फेल होने के बाद मैंने बंद किया फुटबॉल। पर तुरंत जैसे अक्टूबर का एक एग्जाम आता है, जो अगर फेल कोई स्टूडेंट होता है तो अक्टूबर में तुरंत मैंने 3 जो भी सब्जेक्ट थे वो मैंने पास किए, क्योंकि बिल्कुल मैंने फुटबॉल बंद किया था, स्टडी के ऊपर फोकस किया था। ये एक पड़ाव था कि स्कूल लाइफ का। उसके बाद कि मैं लकी बहुत मानता हूँ खुद को कि मेरे पापा ने कभी ऐसे नहीं कहा कि तुम आर्ट फील्ड में जाओ, खुद भी आर्ट फील्ड में है। मम्मी मेरे अलग बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो उन्होंने कभी प्रेशराइज नहीं किया कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो आजकल तो बहुत ऑप्शन है, पर उस जमाने में 2003-4 तक तो सिर्फ एक ही रहता था, आप एक तो इंजीनियर बनो नहीं तो डॉक्टर बनो। ये बहुत स्पेशल ये रहता था। तो मैंने सोचा कि मेरा लगाव कहाँ पर है, मेरा लगाव ज्यादा ड्राइंग पर ही था। 1 साल मैंने सातारा में किया। सातारा में बहुत अच्छा एक कॉलेज है कि गौरी शंकर कला महाविद्यालय करके, वहां पर मैंने फाउंडेशन वहां पर सीखा। फाउंडेशन होने के बाद मुझे था कि मेरे पापा ने पेंटिंग किया है तो मुझे अप्लाइड आर्ट करना था। तो हम्म, अप्लाइड आर्ट करने के लिए यहाँ पर अपने यहाँ कौन से कॉलेजेस है, जैसे स्कूल ऑफ आर्ट है, अभिनव कला महाविद्यालय, ये कई सारे कॉलेज है। मेरा 10th था, तो हम्म, 10th के अगर बेस पर मुझे मिलना चाहिए तो फिर अभिनव कला महाविद्यालय था। हम्म, तो अभिनव कला महाविद्यालय वहां पर मैंने एडमिशन लिया। वहां पर सॉरी, कई सारे सब्जेक्ट्स अप्लाइड में बहुत अच्छे हैं। मतलब आर्ट फील्ड ही बहुत बहुत ही बढ़िया है। मतलब आप जब इसमें काम करोगे तो सबको वो समझ में आएगा। वो होने के बाद मतलब जैसे अप्लाइड आर्ट मैंने कंप्लीट किया, मेरे पहले से तो अप्लाइड के कुछ डिजाइन वाले सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है, जैसे इलस्ट्रेशन है, कैलीग्राफी है, टाइपोग्राफी है, अलग अलग ऐसे सब्जेक्ट। पर उस वक्त भी मैं लैंडस्केप और पोर्ट्रेट ये चीज बहुत करता था, बहुत स्टडी करता था। उसका एक रीजन ये है कि मेरे पापा के साथ में सातारा में जो काज पठार है, वहां पर पहले से नेचर का बहुत अच्छा माहौल सातारा में। आप कहीं पर भी जाएंगे, जैसे वाव फैक्टर वहां पे आपको दिखेगा कि वाह क्या ये बात है। मतलब हम डेली लाइफ में जो बाकी चीजें देखते हैं उससे कई गुना अच्छा सातारा में कई सारे प्लेसेस हैं। तो वहां पर पहले से पला बड़ा हूँ, तो वो एक दिमाग में रहता ही है कि नेचर के बारे में एक अच्छी भावना है, लोगों के बारे में है। तो इसलिए पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये चीज बहुत हमेशा से ही मुझे स्पेशल लगती है। तो इसके लिए मैंने कमर्शियल में भी मैंने वो स्टडी बहुत किया। कमर्शियल के बाद मुझे ऐसा था कि मुझे जॉब नहीं करना था। उसका एक रीजन मैं बताऊंगा कि मेरे पापा जब पूना में सीखते थे तभी, तो लोहगांव से टिळक रोड में ये कॉलेज है, अभिनव कॉलेज। तो आने ऑलमोस्ट 18-20 ऐसे कुछ तो किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो तब वो साइकिल से आते थे सुबह सुबह। और उस वक्त इतनी अच्छी ये नहीं थी कि कुछ छोटे छोटे काम करके दिन के 50 पैसे मिलते थे वगैरह, ऐसा हालात इतना बहुत अच्छा नहीं था कि वो बस से आए वगैरह ऐसे ये था। तो जब भी मैं कॉलेज में था तभी उन्होंने डिस्कस ऐसे ही किया था कि अगर तुम्हें हो सके तो तुम फ्रीलांस आर्टिस्ट बनो। हो सके तो, मतलब ऐसे प्रेशर भी नहीं किया कि तुम ऐसे ही बनो। पर मेरा भी एक ऐसे इच्छा था कि मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनूं, मुझे जॉब नहीं करना है। पर हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे कि हमें जॉब करना थोड़ा सा कंपल्शन और जरूरी लग रहा था, इसलिए मैंने जॉब ये किया। और अगर तुम्हें फ्रीलांस ही करना है तो जो जॉब में हम एनर्जी देते हैं डे टू डे बाय, मतलब 10 से 7 तुम जाके जितना एनर्जी देते हो उतना ही एनर्जी खुद के काम पर आप फोकस करो। मतलब जितना स्टडी करो तो उससे तुम बहुत कुछ सीखते हो और बहुत अच्छा काम कर सकते हो। मतलब उसमें ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ स्किल वाइज डेवलप हो, उसके साथ आप फाइनेंशियली भी हो, कमर्शियली भी, ये भी चीज संभाल के करना है। तो ये बात मुझे हर बात, मतलब जब मैं कमर्शियल में था अप्लाइड आर्ट में, तो मुझे ये हमेशा लगती थी कि ये करना ही चाहिए, हमें फ्रीलांस काम करना ही चाहिए। कमर्शियल आर्ट होने के बाद तुरंत मैंने विदाउट गैप मैंने फाइन आर्ट को मैंने एडमिशन लिया, वही सेम कॉलेज में। तो ये मुझे बहुत खुशी की चीज थी। फाइन आर्ट में बहुत सारी सब्जेक्ट पेंटिंग रिलेटेड ही सभी है, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, स्टिल लाइफ है, ऐसे कई सारे
सब्जेक्ट है, उसके बाद मुझे थोड़ा और समझने लगा कि हम जो काम करें और डीपली कैसे काम करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा स्पेशल टाइम मेरे लिए था कि मैंने फाइन आर्ट में एडमिशन लिया। तो ऐसे है ये कुछ कुछ चीजें हैं, मतलब मेरा स्टडी का जो पार्ट है। और कभी मैंने ऐसे नहीं किया आज तक भी, ऐसे हर मैं एग्जीबिशन को जाता हूँ कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट का हो, कॉन्सेप्चुअल हो, वाटर कलर हो, मतलब लैंडस्केप हो, पोर्ट्रेट हो, तो हर सब्जेक्ट में कई बार ऐसे होता है कि ये काम अच्छा है, ये काम अच्छा नहीं होता है। तो ये मुझे लगता है कि ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए। स्पेशली मुझे लगता है कि हर आर्ट का, हर अलग अलग टाइप का हम आनंद ले सके। हर एक का परसेप्शन, हर एक का थिंकिंग एक्सपीरियंस अलग अलग रहता है। तो वो मैं करता हूँ, पर जब तक मुझे लगता है हर रोज, मतलब जितना मैं काम करता हूँ उसमें हर काम में मैं ऐसे देखता हूँ कि इससे आगे मुझे और कुछ करना है, मतलब स्किल वाइज हो, थॉट वाइज हो, ये सभी, ये तो जर्नी शुरू ही रहता है। ये सिर्फ मेरा ही नहीं, हर आर्टिस्ट का ही रहता है, ये मैं जरूर कहूंगा। Definitely, and you one important point you mention over here कि आर्ट एप्रिसिएशन भी आना चाहिए। राइट। दूसरे आर्टिस्ट कंपटीशन को साइड में रखो, सेल्फ सकते हैं। दैट इज वेरी अमेजिंग थिंग यू मेंशन। एंड यस, वन पॉइंट आई डेफिनेटली, आपका पुराना पॉइंट जो, या फिर पहला जो पॉइंट आपने बोला कि आई नो यू हैव वेरी स्वीट स्मॉल, दो बच्चे हैं अभी आपको, राइट? यस। एक 3 years का ओल्ड एंड द सेकंड वन इज 2 months। 2 months. यस। So over here, the way your father taught you, जिस तरीके से आपके फादर ने जस्ट आपको ऑब्जर्व करने दिया, आई थिंक everyone as an artist, you have to observe that thing कि आप छोटे बच्चे होके सीखो। I just want to राइट। connect those 2 points which you mentioned कि अगर आपने छोटे बच्चे होके सीखा, छोड़ दो सब आपका उम्र विमर, just लेते रहो। So you shared that amazing point. Great. भाई बस सच में, मतलब हर अभी तो काफी अलग एक्सपीरियंस में कर रहा हूँ। हर पड़ाव पर अलग अलग ये होता है कि मैं अभी देखता हूँ, जो मैं सोचता हूँ बच्चे कुछ और एंगल से ही सोचते हैं, मतलब ये थिंकिंग उनका बहुत ही अलग होता है। हर डे, मतलब हर दिन मुझे ऐसे लगता है कि अरे यार, ये मैंने सोचा ही नहीं, इसने कैसे तुरंत सोच लिया। मतलब ये बहुत जरूरी चीज होती है सब फील्ड के लिए, आर्टिस्ट के लिए तो है ही, क्योंकि हर पेंटिंग में कुछ नया सोचने की वो कोशिश करता है। तो ये अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। True. अभी ये जिक्र निकला है तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक आर्टिस्ट से बहुत जाने माने है, फॉरगॉट द नेम, और उन्होंने उनके इंटरव्यू में या फिर कहीं पे तो मेंशन किया था कि बच्चों की तरह सोचना ही, एज वाइज काफी सीनियर थे, बच्चों की तरह सोचना आना चाहिए, और उन्होंने उसके ऊपर काम किया था। ओके। somehow I forgot the name, but anyway. नहीं, सच है, सच। Moving ahead, now आपका जो प्रोफाइल है, या फिर आपने जो कुछ सारे आर्ट वर्क किए हैं, ओके, सो लेट मी शेयर विद टू द ऑडियंस, एंड देन दे कैन इजीली कनेक्ट टू दिस पॉइंट, एंड देन आई बैक टू माय क्वेश्चन. सो let me share my screen, and I'm directly jumping on अमित सर का इंस्टाग्राम हैंडल, उनका amit_dahane करके इंस्टा पे है. फॉलो दैट, फॉलो दिस पेज, ब्रिलियंट वर्क. सो हियर आर फ्यू अमेजिंग पोर्ट्रेट्स. This kind of beautiful landscape he did. So a quick clip. यहाँ पे उनका लाइव ऑन द स्पॉट डेमो चल रहा है. You just check out जो इंस्टा पे है, क्योंकि शायद पिक्सेलेशन होने के चांसेस है, वीडियो प्ले कर रहे हैं. Yes, this is another beautiful work. And yes, this is the sweet boy जिसकी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले.
This is oil acrylic, right? Acrylic, charcoal and acrylic color, mixed media. Yes. Another beautiful painting of Ganesha. मेरा भी गणेश जी बहुत फेवरेट है. Yes, brilliant painting. Okay, so this is something special. This is second boy उनका जो है 17 सितंबर. See, again, फोटोग्राफी तो हर कोई करता है. फोटोग्राफी अब इतना बड़ा डील नहीं है. बट मैं यहाँ पे ऑडियंस के सामने ये पॉइंट डेफिनेटली रखना चाहूंगा कि जब उनका बच्चा ये बड़ा होके जब देखेगा, अरे मेरे फादर ने फर्स्ट स्केच किया था तो व्हेन आई वाज बोर्न, तो क्या फीलिंग मिलेगा उसे. ओके, और ये अब भी नहीं, आपको बाद में पता चलेगा. सो कीप स्केचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, आपको अमेजिंग मोमेंट्स मिलने वाले हैं लाइफ में. Anyway, so yeah, these are a few amazing stuff. This is pretty long, so let me jump direct to my question. Definitely go and check. आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ इंस्पिरेशन आपको मिलेगी. So go to Instagram, follow him, Amit_Dare, and let me jump back to my question. Okay. So हमने प्रोफाइल देखा आपका या फिर जो कुछ आपका वर्क है. सो पोर्ट्रेट भी करते हो और आप लैंडस्केप भी अमेजिंग करते हो. ओके, सो आई वांट टू नो कि ये दोनों अलग अलग फॉर्म्स हैं, तो उसके पीछे थॉट प्रोसेस कैसी होती है? मींस व्हेन यू आर डूइंग पोर्ट्रेट एंड व्हेन यू आर डूइंग लैंडस्केप. ये एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मुझे लगता है कि सॉरी कई सारे लोग मुझे ऐसे पूछते हैं कि पूछते हैं मतलब बताते हैं ऐसे कि जो आर्टिस्ट लैंडस्केप करता है उसका पोर्ट्रेट इतना अच्छा नहीं होता है, जो पोर्ट्रेट करता है तो लैंडस्केप इतना अच्छा नहीं करता है. तो ये एक ये जब कॉलेज के टाइम था तो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट के मुंह से मैंने ये चीज मैंने सुनी थी. मुझे लगता है ये एक आपका ऑब्जर्वेशन का पार्ट है. आप मुझे लगता है ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं तो ऐसे माइंड में नहीं रखना चाहिए. कई बार एज अ स्टूडेंट जब आपको कोई फैकल्टी नहीं तो कोई आर्टिस्ट बड़े सीनियर ऐसे आके अगर बता दे तो हमारे माइंड में वैसे रहता है कि अरे हाँ सच में ये बात तो सही है, ऐसे ही होता है. तो मैं वैसे नहीं सोचता था कि अरे ये कैसे हो सकता है, ऐसे तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक तो ये पेंटिंग ही है. यहाँ पर जब हम लैंडस्केप करते हैं, लैंडस्केप में कई सारे फॉर्म्स रहते हैं, अलग अलग फॉर्म्स रहते हैं. वो एक पेपर पर हम कंपोज करते हैं जो ऑब्जर्वेशन करते हैं. तो पोर्ट्रेट में भी वही है. पोर्ट्रेट में हम जब काम करते हैं वहाँ ऑब्जर्व आपको करना पड़ता है, सामने जो कैरेक्टर है उसका लाइकनेस करना पड़ता है. लाइकनेस तो दूर की बात, पर वहाँ पर भी शेप्स है, लाइन्स है, ये सभी चीजें देख के आपको ड्रॉ करना ही पड़ता है. तो यहाँ पर मुझे क्या लगता है कि स्पेशली हम ये जब करते हैं तो ये ऑब्जर्व नहीं करते कि हम पोर्ट्रेट को पोर्ट्रेट की तरह ही देखते हैं, लैंडस्केप को लैंडस्केप की तरह ही देखते हैं. इसके पीछे मैं जैसे वर्क करता हूँ, मतलब मुझे लगता है, मेरा अंडरस्टैंडिंग नहीं तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मुझे शेप्स बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं. मतलब मेरे काफी अच्छे दोस्त लगते हैं जो बेसिक शेप है, ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर वगैरह, ये बहुत मतलब मुझे लगता है कि ये आप परफेक्टली अगर 3 डायमेंशनल इसका समझ लो कि ये कैसे कैसे वर्क करता है, ये बेसिक फर्स्ट ईयर का अंडरस्टैंडिंग है. तो ये हम लैंडस्केप करते हुए भी हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पोर्ट्रेट में भी देख सकते हैं. स्पेशली पोर्ट्रेट में ऐसे होता है, पोर्ट्रेट करते वक्त हम थोड़ा लाइन इधर उधर हो गया तो सामने वाले जो कैरेक्टर है उसका लाइकनेस जो है वो जा सकता है. तो वहां पर आपको अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर आप ड्राइंग करो, जो भी स्पेसेस है, मतलब मैं समझूंगा अभी आपको मैं दिख रहा हूँ कि हम सोचेंगे ये मेरा कोई एक दोस्त है, उसका मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो हमारे माइंड में एक जैसे रहता है कि उसके हेयर स्टाइल ऐसे है, उसके बियर्ड कैसा है, मतलब ये हम माइंड में सोचते हैं. अगर ये हमें पता ही नहीं है, सिर्फ एक सामने एक फॉर्म है, आप फॉर्म को सिर्फ ड्रॉ करो, वो फॉर्म और लाइंस ये सिर्फ करेक्ट आ जाए
तो आप अच्छा ड्राइंग जरूर डेफिनेटली कर सकते हैं, और कोई भी कर सकते हैं ये अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो वहां आपको लाइकनेस के लिए ड्राइंग करना ये जरूरी नहीं लगेगा। आप फॉर्म करेक्ट करो, फॉर्म सही तरह से ड्रॉ करो, लाइकनेस अपने आप ही आएगा। सेम चीज लैंडस्केप में भी वैसे ही है, लैंडस्केप में भी वैसे ही देखना चाहिए। पर लैंडस्केप में क्या होता है, ऐसे कई बार लोगों को लगता है कि अगर वहां पर गलती हो गई तो थोड़ा सा चल जाता है, इतना समझता नहीं है। पर पोर्ट्रेट में थोड़ा सा मुश्किल रहता है, पर थोड़ा रहेगा, मतलब मुश्किल रहता ही है, क्योंकि हम वैसे सोचते हैं कि अरे यार पहला ड्राइंग करने के पहले ऐसे सोचते हैं कि वो कैरेक्टर में आना चाहिए, उसके कलर स्कीम आना चाहिए। तो बस कहूंगा कि ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा ड्राइंग करो वो बहुत जरूरी है। मैं जब फर्स्ट ईयर में पुणे में आया था, मुझे स्केचिंग के बारे में काफी अच्छा एक्सपीरियंस जो मेरा है वो शेयर करता हूँ। कई सारे दोस्त थे जो पुणे में फर्स्ट ईयर उन्होंने किया था फाउंडेशन, मैंने सातारा से किया था। सातारा कॉलेज में मेरे क्लास में 20 स्टूडेंट्स थे। यहाँ पर फर्स्ट ईयर में आया, यहाँ 50-60 स्टूडेंट यहाँ थे एक क्लास में। और कॉलेज बड़ा है तो कई सारे स्टूडेंट है, बहुत वैरायटी ऑफ वर्क हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मुझे वैसे ही हुआ कि यार, मतलब जैसे फर्स्ट हम अभिनव में एंटर करते हैं, वहां पर दो पेंटिंग है, वो देख के हम पागल हो जाते हैं कि यार कि बस मुझे ऐसे काम आना चाहिए। ये होता ही है, जो भी बिगिनर है वहां जाके होता ही है कि चलो यार ये हमारे मंदिर जैसा है, यहाँ से सीखने को बहुत अच्छा मिलेगा। और सच में वो मंदिर ही है हमारा, वहां से बहुत कुछ हम सीखते हैं। क्लास में ऐसे एक्सपीरियंस था, कई लोग स्टूडेंट जो है वो स्केचिंग करते थे क्लास में। कुछ लोग स्वारगेट जाते थे क्योंकि पहले से पुणे में थे इसलिए। हमने कुछ, हमारा ग्रुप क्लास का था कि जो सिंसियरली काम करते हैं, ऐसे भी नहीं कि, पर मुझे सब क्लास में नहीं तो सब डिपार्टमेंट में अच्छे ही लोग मिले, और मैं वैसे ही कनेक्ट होता गया कि जो आर्ट के प्रति बहुत सिंसियरली प्रामाणिक भावना उनकी रहती है कि हमें सच में कुछ तो सीखना है। सिर्फ डेली 50-50 स्केचेस 100 स्केचेस करना है, ऐसे बिल्कुल नहीं था। हम उस वक्त 2006-7 वगैरह ऐसे स्टार्ट हुआ था पुणे में। मैं जब आया था तभी तो हम रात को, जैसे हमारा यहाँ पर हम जो फ्लैट रेंट से लेके हम रहते थे, दोस्त लोग शाम को 8-8:30 बजे खाना खाने के लिए जाते थे, और उसके बाद स्वारगेट जाते थे स्केचिंग के लिए। तो वो हमारा स्केचिंग ऐसे होता था, रात को जब 8:30-9 बजे खाना खाने गए, 9:30 तक वगैरह ऑलमोस्ट हम स्वारगेट गए, 9:30 से सुबह 6-6:30 तक हम स्केचिंग करते थे। मतलब ये मैं बहुत ऐसे बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ कि इतना मैंने काम किया है, वगैरह ये सभी लोग करते थे, क्योंकि वो एक नशा रहता है। जब तुम आर्ट कॉलेज में जाते हो, इतने स्केल पर आपको काम देखने को मिलता है। और कई होता है ना, कई बार कि थोड़ा स्केच हमारा अच्छा होने लगा ना, तो एक वो नशा आदत बन जाती है कि हाँ मेरे में डेवलपमेंट हो रहा है तो मुझे और काम करना चाहिए। ऐसे रेगुलरली हमारा ये शेड्यूल था, 6-6:30 तक हम स्केचिंग करते थे। और वो भी इसलिए क्योंकि डे में हम अगर वहां पर जाके स्केचिंग करते हैं, कई जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं वो जल्दी से जाते हैं, जिनकी गाड़ी आ गई वो तुरंत चले गए, तो उतना टाइम क्विक करना भी पड़ता है। पर रात को ऐसे रहते थे कि कई लोग लेटे हुए, उनकी गाड़ी देर से है, स्लीपिंग पोजीशन में, तो उस वक्त ऐसे होता था कि अच्छे से ड्राइंग करने में, अच्छे अलग एंगल से ड्रॉ करने के लिए अलग अलग पोज हमें स्टडी करने मिलती थी। तो ये सबसे पहला एक रीजन है कि रात को काम करने का अच्छा मौका नहीं, तो स्टडी करने के लिए टाइम ज्यादा मिलता, तो ऐसे करते थे। सुबह 6:30 को जैसे हम रूम पे जाते थे, नहा धो के फिर 7:30 बजे हमारा कॉलेज रहता था। ऐसे रेगुलर वाला रूटीन था। हम सोते थे दोपहर को, कुछ थोड़ा टाइम सोते थे। तो ऐसे रहता है कॉलेज में, ऐसे रहता है कि नींद वगैरह वो एक बार आपका काम अच्छा हो जाए ना, वो सभी छूट जाती है, आप सिर्फ काम के पीछे पागल हो जाते हो। पर ये होना जरूरी है। मैं ऐसे नहीं कहूंगी सबने करना चाहिए, सबका फिजिकल वैसे ये नहीं होता है कि सब स्ट्रांग रहेंगे, नहीं तो सभी हो। पर उस वक्त हमारा वैसा था कि वो करना चाहिए, क्योंकि हर 4-5 दिन में ऐसे लगता था हाँ आज यार, आज ये मस्त स्केच हुआ, नेक्स्ट डे अभी और अच्छा करेंगे। तो ये सबसे पहले मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिला, अच्छे दोस्त मिले। अच्छे दोस्त मिलना, अच्छा ग्रुप बनाना ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी वजह से ही हम डेवलप हो जाते हैं। तो ये सबसे अच्छा जो पार्ट है, ये मैंने ये पता है कि स्केचिंग के बारे में। और स्केचिंग मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि स्केचिंग थोड़ा टाइम करना है फिर आपको कलर आ जाए तो छोड़ दो। मैं अभी भी जब भी टाइम मिलता है, ट्रैवल में जाता हूँ तो मेरे साथ स्केच बुक और पेंसिल रहता है, कहाँ पर भी जाता हूँ, क्योंकि
स्केचिंग एक ऐसा मीडियम है, बहुत सेंसिटिव मीडियम है, उसकी वजह से बहुत कुछ आप सीख सकते हो, बहुत कुछ आइडियाज आप शेयर कर सकते हो, आइडिया विजुअल कर सकते हो आपके पेज पर। तो स्केचिंग बहुत जरूरी है, मतलब बहुत काम करना चाहिए उसमें, जरूर करना। True. So, स्वारगेट हम अभिनव वालों को या फिर ओवरऑल आर्ट कम्युनिटी में भी, इफ यू गो टू मुंबई जेजे और वहाँ पे भी, आई नो फ्यू ऑफ फ्रेंड्स कि उस टाइम जब अलाउ होता था स्टेशन पे जाके स्केचिंग करना, नाउडेज अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन पुलिस नहीं बैठने देते, बट यस पुरानी यादें ताजा हो गई। यस यस, नहीं हमारे वक्त भी होता था कई बार, पुलिस हमें बैठने नहीं देते थे। अब ठीक है, अभी नहीं करना है, परमिशन नहीं है वगैरह, तो हम अभी थोड़ा, हमें थोड़ा ये होता है कि काम करनी है तो चलो, आपके पुलिस स्टेशन आना है, चलो हम आते हैं। आपके जो सीनियर सर रहेंगे उनको फिर हम, एनाटॉमी के हमारे बुक्स हमारे साथ भी कभी कभी रहती थी, तो बताते थे कि हम ही ऐसे ऐसे हम एक्सप्लेन करते थे। कई बार ऐसे होता है ना कि उनको पता नहीं है कि ये कितना जरूरी है, और बहुत बार कई पुलिस वाले वहां से बदल के दूसरे नए पुलिस वाले आते थे, तो नए वालों को इतना आइडिया नहीं रहता था, तो अभी एक्सप्लेन करना पड़ता था कि ये चीज हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो उसकी वजह से होता था, कई बार ऐसे भी किया है कॉलेज के बाद, उनको हम हेल्प भी करते थे कि अ, उस वक्त तो कैमरा फोन वगैरह इतना कुछ ज्यादा नहीं था, बहुत ही जस्ट सादे वाले फोन आ गए थे। तो कई जो क्रिमिनल्स है, तो उनके स्केचेस हम करते थे, जो भी है, जैसे भी हमें तभी आता था, वो भी उनको भी हेल्प होता था उनका। डिपार्टमेंट का कई बार हमें अच्छा फायदा हुआ कि उनकी वजह से जहां पर परमिशन काम करने नहीं मिलती थी, उनकी हेल्प की वजह से हमें मिलती थी, तो ये एक पॉजिटिव ये भी है साइड। पर बहुत बार होता है कुछ लोगों को एक्सपीरियंस अच्छा आता है, कभी नहीं आता है। यस, सो अभी डेली स्केचिंग का जिक्र निकला है, और हमारे टाइम में वो पैटर्न था, मैं हमारा टाइम कहूंगा। यस यस, तो आज के दौर में डेफिनेटली देयर विल बी फ्यू स्टूडेंट्स वो डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि अरे यार हमें तो स्टेशन पे नहीं बैठने देते, सो व्हाट डू वी डू? सो फ्रॉम योर साइड व्हाट विल बी सजेशन फॉर डेली स्केचिंग? ओके, कुछ लोगों को पॉसिबल नहीं होता है, अगर स्पेशली रात को, जैसे डे में हमने अगर वहां पर परमिशन है नहीं तो जाके काम कर सकते, तो वो तो बेटर। कई बार ऐसे प्रॉब्लम होता है कि अगर कुछ लड़कियों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि कैसे स्केचिंग करे। लड़कियों का बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत बड़ा ग्रुप अगर नहीं होता है, तो जाने के लिए थोड़ा सा मन में ये रहता है कि मैं कैसे जाऊँ। तो स्केचिंग एक ऐसे पार्ट नहीं है कि आपको स्टेशन पे जाके ही करना है, आप हर टाइप का स्केचिंग कर सकते हो। मतलब स्केचिंग मतलब फिगर ड्राइंग ही है ऐसे नहीं, आप स्टिल लाइफ कुछ घर में जो भी बर्तन है, कुछ अलग अलग शेप्स के पॉट्स है, नहीं तो जो भी हमें दिख रहा है वो कर सकते हो। आपके घर में जो भी फैमिली मेंबर्स है, उनको थोड़ा 5-10 मिनट 15 मिनट का सेटिंग देके आप वो स्केच कर सकते हो। कॉलेज में तो सबसे बेटर होता है, हम वैसे करते थे कि पहले हाफ एन आवर नहीं तो 1 आवर वहां पर मॉडल बिठा के 5-5 मिनट लेके क्लास में ही स्टार्ट करते थे। पर वो कई बार ऐसे होता है कि शुरू में स्टार्ट होता है, असाइनमेंट का लोड जैसे बढ़ता है, तो आधे लोग करते आधे नहीं करते, तो वो एक तो फिक्स पूरे क्लास में वैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो करना ही चाहिए। तो ऐसे अलग अलग तरीके हैं काम करने के। बहुत बार ऐसे होता है कि स्टूडेंट में सिर्फ फिगर ड्राइंग मतलब ही स्केचिंग, ऐसे बिल्कुल नहीं है। लैंडस्केप करो, आपके विंडो से जो भी व्यू दिखता है वो ऑब्जर्व करके आपके पेपर में कैसे ला सके। अगर आप कहीं बिल्डिंग में रह रहे हो, बिल्डिंग में रह के समझो टॉप वाला कुछ फ्लोर है, तो बहुत ऊपर आप रह रहे हो, वहां से सिटी थोड़ा नीचे दिख रहा है, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, वहां से दिखने वाला अलग एक व्यू है कि जिसमें आपको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव इसका स्टडी करने को मिले। तो ऐसे जरूर करना चाहिए। और मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि आपको बहुत सारे स्केचेस करने हैं, ये आप 100 स्केचेस करो तो आपका स्केचिंग अच्छा हो जाएगा। आप दिन में 5 नहीं तो 10 स्केचेस भी करो, पर ऐसे करो कि जिसमें आपका स्टडी हो, और खुद को पूछो कि मैंने जो स्केच किया है वो उसमें मैंने कुछ सीखा है या नहीं। ये बहुत बार मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स कभी कई बार दिखाने के लिए लाते हैं, मैंने आज 20 स्केचेस किए, 30 स्केचेस किए, तो ये दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है हर
आप एक भी स्केच करो ना, एक स्केच में आपने क्या सीखा है। बहुत बार ऐसे होता है, आपने भी एक्सपीरियंस किया रहेगा कि आपके स्टूडेंट का, कि जब स्केचिंग करते हैं, जब फेस वगैरह कर देते हैं, हाथ का पार्ट आता है नहीं तो पैर का पार्ट आता है, वो हाइड कर देते हैं ना, मतलब वो दिखना नहीं चाहिए, उसमें टाइम ज्यादा जाता है, नहीं तो वो गलत होता है, इसलिए सिर्फ आउटलाइन करके वो छोड़ देते हैं। वो हर एक पार्ट जरूरी है, तो ही आपको ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा और काम अच्छा डेवलप होगा। तो ये चीज है। और स्केचिंग में ये जरूर मान लो कि डिटेल्स और ये छुपाना नहीं चाहिए, खुद की गलतियां खुद को ही पता रहती है, हमने क्या नहीं किया है, तो उस पर वर्क होना चाहिए। Very true, very well said. Yes. So, next question. You mentioned one thing, inspiration. You talked a little bit जब आप कॉलेज में जाते हैं, अभिनव में पर्टिकुलर, तो वहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स लगाई है या फिर एग्जीबिशन देखते हैं। आज के तारीख में बच्चों के पास सोशल मीडिया भी है, ओके, बट यहाँ पे द डिफरेंस ओवर हियर विच आई बिलीव कि वहाँ पे हमें जब सोशल मीडिया उतना एक्टिव नहीं था या फिर इंटरनेट उतना इजी अवेलेबल नहीं था, तो उस टाइम एक लिमिटेड रिसोर्स होता था एजुकेशन एंड कॉलेज। लेकिन आज के तारीख में इट्स अ फ्लड, राइट? तो राइट इंस्पिरेशन कैसे ढूंढे? डू यू हैव एनी सजेशन फॉर, मींस इतने सारे अगर कोई डेवलप करना चाहता है तो यस दिस विल बी अ राइट इंस्पिरेशन फॉर, ऐसा कुछ एनी सजेशन? यस, जरूर। जो अगर आर्ट स्टूडेंट हैं, नहीं तो कॉलेज में भी नहीं सीख रहे, जिनको इस फील्ड में आना है, ये दोनों के लिए जरूरी है कि आप जब फिजिकली सामने पर कोई आर्ट वर्क देखते हो ना, तो उसमें इंप्रेशन कई अलग होता है। कई बार ऐसे होता है कि आपको इंटरनेट पे जो भी आर्टिस्ट का नाम डालो, आपको उनके सभी पेंटिंग डिटेल वाले सभी सभी मिलेंगे, पर जब आप सामने उस आर्ट वर्क का स्केल देखोगे, उसका टेक्सचर देखोगे, लेयरिंग देखोगे, प्रोसेस देखोगे, ये फोटो में बिल्कुल नहीं समझ में आता है। रियल लाइफ। बिल्कुल। यस यस। तो रियल में जो ये देखने का मजा है, ये कुछ और ही है। आप मतलब ऐसे कर सकते हो कि लाइब्रेरी में जाके कई सारे अप्लाइड आर्ट्स के बुक है, फाइन आर्ट के बुक है, उसके आर्टिस्ट के प्रोसेस कैसे रहता है, ये समझ में आता है। आजकल क्या होता है, मुझे लगता है कि कुछ लोग जरूर अच्छा स्टडी करते रहेंगे, पर बहुत बार मोस्टली क्या होता है कि हम फोन में देख रहे हैं, इंस्टाग्राम में है, आर्टिस्ट का आर्ट वर्क देख रहे हैं, हाँ अच्छा लगा, लाइक किया, छोड़ दिया। ये बहुत बार होता है क्योंकि बहुत फास्ट हो गया है। ऐसे हम देखेंगे तो वो आर्ट वर्क क्या है ये समझ में आते। बहुत बार मैं ये कई बार मैं बताता हूँ, जब डेमोस्ट्रेशन के लिए वगैरह कई जगह पर जाता हूँ, तो मैं बताता हूँ कि स्टूडेंट के एक मन में रहता है आजकल, जैसे कि सोशल मीडिया का बहुत स्ट्रांगली मतलब सबके ऊपर इफेक्ट है कि कहाँ पर भी जाए हाथ में फोन है ही। एक बार एक कॉलेज में मैंने गया था। एक तो मैं ये नहीं कहूंगा कि जिसे सच में किसी के दोष नहीं दूंगा कि इसने ऐसे क्यों किया क्यों नहीं किया। एक तो फर्स्ट मैं कहूंगा वो भूख खुद में होनी चाहिए और खुद को पूछना चाहिए हम ये क्यों कर रहे हैं। तो अगर आर्ट कुछ सीख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें उसमें उतना ही स्ट्रांग आप काम करना चाहिए। एक कॉलेज कॉलेज में मैं गया था, सॉरी, वहां पर गया था, एक मॉडल सामने था। मॉडल एक लड़की काम कर रही थी वहां पर, उसके कैनवास पर। डिस्टेंस ऑलमोस्ट 10 फीट का वगैरह रहेगा। मॉडल जब पोर्ट्रेट हम करते हैं, नहीं तो लाइव ड्राइंग करते हैं उस वक्त, पर वो लड़की ने, मॉडल वहां पर है, उसका फोटो खींचा था और फोन में फेस के डिटेल्स ऐसे जूम करके वो ड्रॉ कर रही थी। तो मैंने पूछा कि इसका फायदा क्या है, मतलब वो मॉडल आपके लिए बैठा है वहां पर, तो हमें स्टडी वही है कि जितना हमारा डिस्टेंस है वहां से हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, और वो जो डिटेल्स अगर नहीं दिख रहा है वो स्किप करना चाहिए। क्योंकि आपको डिस्टेंस में अगर वो नहीं दिख रहा है, तो जरूरी नहीं कि आप फोटो खींच के उसके डिटेल पूरे बाल बाल तुम निकालो, ऐसे बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो ये एक ड्रॉबैक कई बार देखने को मिलता है, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि एक ऐसे होता है कि स्टूडेंट ऐसे बताते हैं, सर ये आर्टिस्ट का मैंने काम देखा, उनको मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, तो उनका काम कई बहुत अच्छा लगता है, मेरे कई पोस्ट उन्होंने लाइक किए, मुझे अच्छा मैसेज किया। ठीक है, वो इंस्पिरेशन के लिए गए, ठीक है, मतलब आपको इंस्पायर करने के लिए, हाँ बड़े आर्टिस्ट ने किया। पर ऐसे बिल्कुल नहीं होता है कि जिनको फॉलोअर्स ज्यादा ही है वो सभी अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, मैच्योर आर्टिस्ट होते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं।
कई सारे लोग प्रिंट निकाल के काम करते हैं, कई सारे लोग ट्रेसिंग करके उसके ऊपर सिर्फ रेंडरिंग करते और बताते कि हम आर्टिस्ट है। वो ऐसे उस दिखावे पे मत जाओ कि वो अच्छे ही आर्टिस्ट है। ऐसे सभी होते हैं, ऐसे मैं जरूर नहीं कहूंगा, कुछ सच में जीनियन होते हैं, अच्छे होते हैं। तो काउंट के ऊपर ऐसे ये नहीं होता है कि ये इसे 2 मिलियन ये है फॉलोअर्स है, 1 मिलियन है, 50,000 है, तो ये बेटर आर्टिस्ट है, ये बिल्कुल नहीं। आजकल बच्चों को भी ऐसे होता है कि उनको भी पता नहीं है कि एग्जैक्टली होता है कि नहीं, तो वो इतने मैच्योर नहीं रहते, तो उनको लगता है ये। पर मैं बताने की कोशिश कई बार करता हूँ कि थोड़ा सा अवेयरनेस वो हो जाए कि रियल आर्ट क्या है, स्टडी क्या है, तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। इसलिए अलग अलग एग्जीबिशन देखना चाहिए, जिनके एग्जीबिशन से उन आर्टिस्ट के साथ इंटरेक्शन करना, आपका आर्ट का वर्क का प्रोसेस, थॉट प्रोसेस क्या है, आपने ऑब्जर्व क्या किया है, तो ऐसे अगर डेवलप किया तो ज्यादा अच्छा है। कई बार हम आ, ऐसे होता है कि अभी के स्टूडेंट बहुत कम आर्ट एग्जीबिशन में जाते हैं। मैंने देखा है कि हमारे वक्त मुंबई हमारे से 4 घंटा दूर है। अगर हम ट्रेन से बाय ट्रेन जाए, कॉलेज के वक्त हम 10-15 लोगों को ग्रुप करके सैटरडे नहीं तो संडे में वहां पर जाते थे। मुंबई में जहांगीर आर्ट गैलरी है, सबसे अच्छी आर्ट गैलरी। तो वो एक अभी पहले ये जमाना था कि सोशल मीडिया ज्यादा नहीं था, तो उस वक्त बहुत ये होता था। पर आजकल अगर सोशल मीडिया है नहीं है वो बात तो अलग है, पर सामने जाके जो भी आर्ट वर्क देखना है, उसे कुछ सीखना है, इंस्पायर होना है, नहीं तो हमारे काम में डेवलपमेंट लाना है, तो ये चीज आपको अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। तो ये आप आर्टिस्ट हो, स्टूडेंट हो, नहीं तो नॉन आर्टिस्ट हो, जिनको आर्ट के प्रति सच में अच्छी भावना है, तो ये चीज करना चाहिए। ये थोड़ा सा मिसिंग लगता है आजकल मुझे। Now moving ahead, कि right inspiration कैसे ढूंढने? Do you have any suggestion? Formal education लिया है, understanding है, तो approach कैसा है इन दोनों mediums का? How you differentiate? ओके, मतलब ये सिर्फ आर्ट के बारे में या प्रोफेशन के बारे में? Both profession. ओके ओके। देखो, दोनों मुझे ऐसे लगता है कि दोनों अलग चीज है, ऐसे नहीं, आर्ट का ही एक पार्ट है। सिर्फ दो एक पार्ट में ये बताता हूँ, सिंपल पार्ट में, कि अप्लाइड आर्ट जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा इजीली जॉब के बारे में आप सोच रहे हो कि आपको जॉब करना है, तो ये थोड़ा सा इजी पार्ट है कि आप तुरंत जॉब के लिए ऑप्शंस कई सारे मिल सकते हैं। फाइन आर्ट ऐसा है कि फाइन आर्ट को आपको बहुत ज्यादा काम डेफिनेटली करना पड़ेगा, काम करते करते खुद को डेवलप करना पड़ेगा, आपके कॉन्टेक्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, कई एग्जीबिशंस देखने पड़ेंगे, ये भी प्रोसेस कई है। तो ये दोनों आप ऐसे एक्सपेक्ट मत करो कि फाइन आर्ट हो गया तो आपको जॉब मिलेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। तो आप जिस पार्ट में जा रहे हो, मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड है। फर्स्ट मैं बताऊंगा अप्लाइड आर्ट के बारे में। अप्लाइड आर्ट में कई सारे ऑप्शंस हैं। अप्लाइड आर्ट में आप वेब डिजाइनर हो सकते हो, ग्राफिक डिजाइनर हो सकते हो, टाइपोग्राफर हो सकते हो, इलस्ट्रेटर हो सकते हो। ये इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसके मार्केट को जरूरत है कि ऐसे जॉब्स अवेलेबल है। स्टूडेंट को मैं सजेस्ट करता हूँ कि जब कई बार ऐसे होता है कि मुझे तो पेंटिंग करना है, पेंटिंग करना है, पर मुझे जॉब भी करना है। ऐसे तो होता ही है। मतलब कई स्टूडेंट पूछते हैं कि फिर मैं पेंटिंग कैसे करूँ, तो ये बताते हैं। फर्स्ट मैं बात क्लियर करता हूँ कि आपका अगर फाइनेंशियली बैकग्राउंड, जब आपके घर वाले अगर आपसे अगर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप कॉलेज होने के बाद तुरंत कमा के दो, नहीं तो कमाओ, ऐसे अगर एक्सपेक्ट नहीं करे, तो आप आजकल के जमाने में तो मैं कहता हूँ कि आप अप्लाइड आर्ट करो। अगर आपको नहीं कमाना है तो आप फाइन आर्ट करो। ये थोड़ा सा इजी होता है कि समझो कई फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रांग रहे हैं, तो उनको कुछ समझो खुद का कुछ घर का बिजनेस रहेगा, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, तो वहां पर इशू ये नहीं आता कि पास आउट के बाद तुम्हें कमाना ही है और आपके पास वैसे नहीं, ऐसे नहीं। तो फाइन आर्ट के लिए बहुत आपको मेहनत तो जरूर चाहिए, दोनों में मेहनत बहुत चाहिए, पर फाइन आर्ट में थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। कई लोगों को बहुत जल्दी भी मिलता है, कई लोगों को बहुत लेट भी मिलता है। यह है जिन फैमिलीज को ऐसे जरूरत है, मैं पूछता हूँ कि आपके माँ बाप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जॉब करो, कुछ कमाओ,
कई लोग ऐसे होता है कि बहुत सारे मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत साधारण परिवार से यहाँ पर स्टूडेंट आते हैं कॉलेज में सीखने के लिए। तो उनका एक्सपेक्टेशन जरूर रहता है कि कुछ हमारा बच्चा जॉब करे, कुछ अच्छा कमाए। तो मैं सजेस्ट करता हूँ, अगर आपको एक्सपेक्टेशन घर में वैसे है, तो जॉब जरूर करो, अप्लाइड आर्ट करो, तो उसमें ऑप्शन मिलता है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। अगर उनके आर्ट के बारे में हम जान सके, तो जैसे कि आप फाइन आर्ट में जॉब क्या है, ये बहुत ज्यादा मुझे जो आइडिया है वो बता दो। आप आर्ट प्रोफेसर हो सकते हो, आर्ट क्यूरेटर हो सकते हो, फ्रीलांस आर्टिस्ट हो सकते हो। आप अगर उसी का बेस लेके आप जैसे कि अगर अच्छा स्केचिंग है उसमें ही डेवलप करके आप एनिमेशन में जाते हो, मतलब अलग अलग ऐसे डिपार्टमेंट में। मेरे वक्त एक दोस्त था, पर वो पेंटिंग में था, मैं अप्लाइड आर्ट में था। उसका पहले से ही फिक्स था मुझे एनिमेटर ही बनना है, अच्छा कैरेक्टर डिजाइनर ही बनना है। वो स्केचेस उतने ही करता था फर्स्ट ईयर से, क्योंकि बहुत जबरदस्त वो फोकस था कि मुझे क्या करना है, वो ये होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम सीख रहे हैं और कॉलेज पास आउट होने के बाद खुद को पूछ रहे हैं अभी मुझे क्या करना है यार, थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो ये नहीं होना चाहिए। वो एक अच्छा एग्जाम्पल है दोस्त। वो आज बहुत अच्छे एनिमेशन डिपार्टमेंट में अभी पता नहीं कई दिनों से मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ, पर बहुत अच्छे पोजीशन पे वो काम कर रहा है। तो वो फोकस इतना था कि चारों साल उसके कैरेक्टर डिजाइन पे बहुत रिसर्च था। कैरेक्टर डिजाइन स्टडी ये पेंटिंग में सब्जेक्ट नहीं है, पर एक्सटर्नल में वो करता था, क्योंकि वो उसे एनिमेटर ही बनना था, सॉरी कैरेक्टर डिजाइनर बनना था स्ट्रांगली। ये तो आपको बुक्स वगैरह कई सारे मिल जाते हैं, आपको जिस टाइप के काम पसंद है वैसे। तो ये फोकस जरूर होना चाहिए। वो आज वो अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, अच्छे लेवल पे जॉब भी कर रहा है। तो डिपेंड है आप सोच क्या रहे हो। आपको कॉलेज के बाद आप खुद को किस पोजीशन में देखना चाहते हो, ये फर्स्ट डिसाइड करना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं बाद में अगर मैं देख रहा हूँ कि मुझे अच्छा आर्टिस्ट मुझे बनना है, तो उसके बीच में मुझे प्रोसेस क्या करना पड़ेगा। मेरा आर्ट सुधारना पड़ेगा, कई सारे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट होना पड़ेगा, कई जगह पर आर्टिस्ट को जाके अपने थॉट उनके थॉट शेयर करके डिस्कशन करना पड़ेगा। ये सभी जगह पर अलग अलग है। आपको अगर कमर्शियल आर्ट करके ग्राफिक डिजाइनर बनना है, तो ग्राफिक डिजाइन में जो काम करने वाले अच्छे आर्टिस्ट है, इलस्ट्रेशन करने वाले अच्छे आर्टिस्ट है, उनसे कॉलेज के वक्त ही आप मिलो, इंस्पिरेशन लो, वो क्या प्रोसेस से काम करना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे फैकल्टी तो हमें सिखाते ही है, पर कई सारे सीनियर्स नहीं तो जो इंडस्ट्री में काम करते, उनकी वजह से थोड़ा सा बहुत जल्दी पुश मिल जाता है। अरे हाँ, क्योंकि हम अच्छा काम करें तो बीच में जो गैप है ये कैसे कवर करे, कि नहीं तो क्या स्टडी करे। तो इसे देखना चाहिए दोनों डिपार्टमेंट को। यस। मेरे पास और एक क्वेश्चन था कि एवेन्यूज फॉर आर्टिस्ट, बट यू ऑलरेडी आंसर्ड इट। सो जो फाइन आर्ट पर्टिकुलरली कि वहाँ पे करियर के बारे में थोड़ा लेट प्रोसेस, एज यू सेड कि इट्स अ स्लो प्रोसेस, समटाइम्स इट मे चेंज, बट आई सॉ मेनी आर्टिस्ट की जो कोर आर्टिस्ट है वो स्ट्रगल लिटिल बिट। हाँ, मतलब देखो कि जैसे यूरोप, नहीं तो ये जो यूएस यूके वगैरह, ये जो आर्ट का बैकग्राउंड वहां पर है, नहीं तो आर्ट का लोग तुरंत लेते हैं। नहीं तो ये जो है इंडिया में इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। मतलब ये जो है वो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे नहीं बताना कि मुझे अपने यहाँ पर है, अपने देश को ऐसे क्यों है, कि नहीं, अभी तक अवेयरनेस बहुत होना चाहिए। एक तो क्या करना चाहिए, अगर आप फाइन आर्टिस्ट ही होना चाहते हो तो उसमें क्या है कि आप सिर्फ अच्छा काम करके आप फाइन आर्टिस्ट हो, ऐसे बिल्कुल नहीं। कि अच्छे काम करके अच्छे लोगों के पास कैसे आप पहुंच सकते हो, नहीं तो वो कैसे ये कर सकता है। मैं बेसिकली ये कहता हूँ कि अगर आर्ट लेने वाले लोग हैं, आजकल बहुत लोग काम आर्ट वर्क अपने घर में लगाते हैं। पर बेसिक चीज क्या है कि मुझे लगता है कि जो बेसिक हमारी चीजें रहती है, जैसे मराठी में कहते हैं अन्न वस्त्र निवारा, ये जो चीज है जिनकी बेसिक कंप्लीट है, मतलब ये सभी चीजें हैं, तो उनके पास हमें कैसे पहुंचा जा सके। ऐसे नहीं कि घर घर जाके हम बताए कि हाँ मैं काम करता हूँ, ऐसे पेंटिंग करता हूँ और मुझे बेचना है वगैरह, ऐसे नहीं। पर अलग बहुत सारे ऑप्शन है आजकल। सोशल मीडिया में आप एक्टिव रहो, सोशल मीडिया का ऐसे यूज करो कि उसका आपको कुछ तो फायदा हो। ऐसे नहीं कि आप रील देखो, टाइम पास करो, लाइक करो, फॉरवर्ड करो, ये चीज नहीं है जरूर। क्योंकि
आर्टिस्ट के लिए मैं जरूर कहूंगा सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम अगर उस वे से अगर देखें तो उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। कई बार मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स को कि एक ऐसे ट्रायंगल जैसा है ये चीज ना, मतलब कई बार मैं भी एक्सपीरियंस करता हूँ। व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है, समझो हमें कुछ, तो मैं व्हाट्सएप ओपन करता हूँ, उस वक्त कुछ वापस नोटिफिकेशन आता है इंस्टाग्राम पे जाता हूँ, वापस फेसबुक का आता है तो फेसबुक जाता हूँ, वापस व्हाट्सएप बजता है। तो ऐसे भी ट्रायंगल भी घूमता ही रहता है। तो हमें सोचना चाहिए कि इसके लिए टाइम कब और कितना टाइम उसके लिए देना चाहिए, क्योंकि एक ये माया जाल है, इसमें हम फंसते जाते हैं, हमारा स्टडी के ऊपर का फोकस जो है वो कम होता है। तो हमें जिस वक्त, मतलब आप एज ए स्टूडेंट अगर हो तो आप 4-5 साल, 8 साल, 10 साल जितना भी सीखोगे उसके बेस पर ही आपका लाइफ है। तो उसमें उसके बेस में ही आपने अगर स्टडी नहीं किया तो आप आगे इतना स्ट्रांगली कमा नहीं पाओगे, काम नहीं कर पाओगे। ये सोचने वाली चीज है। Very, very true. Very true. Now, एक पॉइंट अभी यू मेंशन कि बाहर कंट्रीज में आर्ट एप्रिसिएशन ज्यादा है कंपेयर टू इंडिया। सो टेकिंग दैट स्ट्रिंग अहेड, आई वांट टू नो, यू वर्क विथ इंडियन क्लाइंट्स आल्सो एंड अब्रॉड के क्लाइंट्स। सो व्हाट यस, वाज योर वर्क एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट? ओके, टाइम के बारे में। ओके, क्लाइंट। क्लाइंट क्लाइंट ओके, सॉरी, क्लाइंट। मैंने अभी 4 साल पहले एक वर्क किया था कतार की जो किंग है उनके पैलेस के लिए। 11 बाय 17 फीट का मैंने एक पेंटिंग मैंने किया था। तो उसका प्रोसेस ऐसे हुआ था कि ये मेरे क्लाइंट के थ्रू ही मुझे रेफरेंस मिला था कि वहाँ के जो भी आर्टिस्ट और वहाँ के शेख लोग थे, उन्होंने इंडिया में कुछ मुंबई, पुणे, दिल्ली, लखनऊ वगैरह ऐसे जगह पर आर्टिस्ट देखे थे। तो वहां पर मेरे क्लाइंट ने एक बार उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया था कि मैं जिनसे पेंटिंग बाय करता हूँ तो उनसे आप एक बार देख लीजिए, उनका काम अगर पसंद आता है तो आप उनको बुला सकते हैं। तो मैंने ठीक है, मतलब ये एक्सपीरियंस उनका शेयर करता हूँ कि फोटोग्राफ शेयर किया। उन्होंने मुझे ये कहा कि हम कल तुरंत मुंबई आते हैं ताज होटल में, आप पुणे से पॉसिबल हो तो देखना। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आता हूँ। उन्होंने कहा कि 3 ही आर्ट वर्क लेके आओ, क्योंकि कई बार ऑनलाइन नहीं तो डिजिटल स्क्रीन पर उसके कलर्स नहीं तो रिचनेस जो है वो समझता नहीं है। तो दूसरे दिन मैं गया वहां पर आर्ट वर्क लेके। पहले ही उन्होंने बताया था कि हम देखेंगे और 1-2 वीक में हम आपको अप्रूवल देंगे कि यस या नो। तो ठीक है, कहा कि मिलते हैं कल, फिर ऐसे कहा। जैसे मैंने पहला पेंटिंग ऐसे टर्न करके उनको दिखाया तो इतने खुश हो गए, वो बोले कि उन्होंने कहा कि वेलकम टू कतार। उसी वक्त ही कहा, मतलब बाद में भी ये नहीं कहा। मेरे लिए कई बहुत बड़ी चीज थी कि हर किसी को, किसी आर्टिस्ट को ये चीज बहुत जरूरी लगती है कि आप किसी बाहर देश जाके काम करो। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो ऐसे प्रोसेस था, वहां जाकर मैंने काम किया, कई सारा अच्छा एक्सपीरियंस वहां मिला, क्योंकि एक बहुत बड़ा पेंटिंग था, उसमें उनके मॉन्यूमेंट्स, कुछ फिगर्स, पुराने नए कल्चरल चीजें थी, वो एक पेंटिंग में मुझे दिखानी थी। ये सिर्फ आपको अभी मैं शेयर नहीं कर सकता क्योंकि उनका एग्रीमेंट रहता है ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स का कि आप किसी स्पेशल चीज के लिए म्यूजियम नहीं तो किसी ऐसे पैलेस के लिए आप अगर कोई आर्ट वर्क कर रहे हो, ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल रहता है। और उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि वहाँ का कल्चर मुझे पता नहीं था। तो वहाँ के कुछ आर्टिस्ट लोग आते थे, कुछ ये मिनिस्टर्स आते थे कि हमारा कल्चर क्या है, कंपोजिशन में क्या क्या आना चाहिए वगैरह। ये चीज काफी अच्छी रही। क्लाइंट्स के बारे में मैं अगर कहूँ तो मुझे दोनों जगह पर, अपने जगह पर मतलब इंडिया में भी कई सारे बहुत सारे अच्छे क्लाइंट्स मिले कि जो आर्ट की बहुत अच्छी समझ है उनमें। बाहर के भी, बाहर तो डेफिनेटली है कि वो उस बारे में ज्यादा स्ट्रांगली काम करते हैं। कई सारे कंट्रीज के साथ मैंने, मतलब क्लाइंट के साथ मैंने काम किया है एज ए कॉन्सेप्चुअल आर्ट का रहे, नहीं तो सिर्फ मेरे कुछ स्पेशली मेरे पेंटिंग है वो बाय करने के बारे में रहे। पर अपने यहाँ पर मैं जरूर बताऊंगा कि थोड़ा आर्ट का अवेयरनेस है, ये थोड़ा सा और बढ़ना चाहिए कि आर्ट एग्जैक्टली क्या है, आर्टिस्ट क्या थिंक करता है काम करते
वगैरह, तो ये थोड़ा और डेवलप होना बहुत जरूरी है। पर उतने स्ट्रांगली सोच रखने वाले भी लोग अपने यहाँ पर है। तो डिपेंड है, पर ये एक चीज ऐसी है कि आपको वहां तक कैसे पहुंचना है, तो ये आपको जर्नी जैसे जैसे आप काम करोगे ये सोचना पड़ेगा। मतलब मैं कैसे गया, ऐसे कुछ ऐसे नहीं होता कि आप पास आउट हो गए, आपका काम अच्छा है तो सब लोगों को पता चलता है कि आप अच्छे आर्टिस्ट, ऐसे बिल्कुल नहीं है। आपको पहले सोचना चाहिए कि एज ए फ्रीलांस आर्टिस्ट आपको लोगों तक पहुंचना है, लोग आप तक नहीं पहुंचेंगे। आपका कितना भी अच्छा आर्ट हो, आर्ट वर्क कितना भी अच्छा हो, बहुत पहचान होने के बाद लोग आपके पास आएंगे। इससे पहले कभी भी नहीं होता है कि लोग अपने आप आएंगे। ये हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ सोचते हैं कि मेरा काम कैसे अच्छा होगा, कैसे डेवलप करना है। इसके साथ साइड बाय साइड ये चीज करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम फ्रीलांस काम करते हैं तो उसकी सपोर्टिंगली क्या चीजें हैं, तो ये है। तो वैसे देखना चाहिए। मैं बताता हूँ, जब पुणे में मैं था, पुणे में मेरी मम्मी मुझे सिर्फ पैसे देती थी मेरे मेस के लिए और मेरे रूम रेंट के लिए उस वक्त। तो उसके एक्स्ट्रा पैसे फिर कुछ नहीं देती थी, जो काफी अच्छा मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है कमाने वाला, मैं वो बताता हूँ। तो उस वक्त ऐसे होता था, आपको तो पता ही है स्टेपलर पेंसिल क्या मैजिकल है। मतलब तो एक बार आप काम करो तो स्टेडलर आपसे छूटती नहीं है। उस वक्त 25-30 को वो पेंसिल मिलती थी, और नॉर्मल पेंसिल अपनी 2 रुपए को 3 रुपए को मिलती थी। इतना डिफरेंस रहता था। मेरा कई बार मम्मी से झगड़ा होता था कि अ, मुझे और पैसे भेजो, मुझे अच्छी पेंसिल लेनी है। तो डायरेक्टली मम्मी, अभी भी मुझे वो वर्ड्स याद है, वो बोलती थी मैं इतना ही दे सकती हूँ, तुम्हें करना है करो, नहीं तो वो कॉलेज छोड़ के वापस आता रह जाओ। मतलब ये डायरेक्टली ऐसे अभी तक वो कान में वो आवाज है। हाँ वो ठीक है। तो बहुत बार ऐसे होता था कि यार मुझे काम तो करना है, मैं कैसे करूँ, पेंसिल नहीं ले सकता था। उस वक्त फर्स्ट ईयर से ऐसे हुआ। कई सारे पुणे में इवेंट्स होते हैं, बर्थडे पार्टीज होती है। मतलब मेरा प्रोफेशनली वर्क ऐसे स्टार्ट हुआ। तो उस जमाने में अभी तो बहुत होता है। उस वक्त तो बर्थडे पार्टीज में टेम्पररी टैटूज निकालते हैं और कैरिकेचर करते हैं, नहीं तो स्केचिंग करते हैं। तो कैरिकेचर के लिए 250 रुपये मिलते थे 3 घंटे के, और टैटू के लिए 200 रुपये मिलते थे। एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि टैटू मुझे लगता है कि मैंने टेम्पररी वाला जो एक्रेलिक कलर से निकालते हैं वो 1 या 2 बार मैंने गया। उस वक्त ऐसे होता था कि यार मैं स्केचिंग तो जस्ट शुरुआत थी फर्स्ट ईयर में, तो थोड़ा थोड़ा अच्छा करने लगा था, और कैरिकेचर में काफी अच्छा करता था। अभी बहुत गैप हुआ है, पर कभी तो करता हूँ मैं, मुझे पसंद है कैरिकेचर। तो मैंने तब ये सोचता यार इसमें 50 रुपए तो ज्यादा है, तो ऐसे रहा तो ये हम करते। और उस वक्त वैसे ही होता था कि स्केचिंग करने वाले स्टूडेंट बहुत कम रहते थे, और ये कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं करता है। 200-250 रुपए के लिए 2006-7 में वगैरह कौन करेगा, स्टूडेंट ही लगते थे कि स्टूडेंट करो। तो उस वजह से स्केचिंग और कैरिकेचर ये बहुत ज्यादा होने लगा। ऑलमोस्ट मुझे लगता है मैं 8-10 दिन महीने के में जाता था ऐसे उसमें, और अच्छे पैसे तभी मिलने लगे कि यार मैं अपने आप कमा रहा हूँ। कुछ दिनों बाद ऐसे होने लगा कि घर से पैसे मंगाने की भी जरूरत नहीं थी। और एक ऐसे होता है कि अच्छे अच्छे कपड़े ले लो, अच्छे मटेरियल ले लो, बहुत सारे पेपर्स पेंसिल्स वगैरह। ये एक अच्छा जर्नी रहा कि आप पैसे कैसे कमा सकते हो, ये अच्छा सीखने को मिला। उसमें कुछ अच्छे अच्छे क्लाइंट्स मिल गए जो उस वक्त में कैरिकेचर मैंने किए थे, पोर्ट्रेट पेंसिल वाले किए थे। तो वो क्लाइंट अभी भी मेरे साथ कनेक्ट में है, उनके अभी तक मैं काम करता हूँ। ये बहुत अच्छी मेरे लिए बात है, क्योंकि आप अगर एक किसी का काम करते हो तो उसके साथ कांटेक्ट में रहना, टच में रहना ये जरूरी बात है। क्योंकि आप एक काम करो और फिर भूल जा, हो गया मुझे पैसे पैसे मिल गए और हो गया, तो ऐसे नहीं है कि कनेक्ट रहना भी बहुत जरूरी है। आप आगे वाला आपसे एक काम ले या 50 काम ले, एक काम ले बाद में ना भी ले, तो आपको टच में रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि अपनी माउथ पब्लिसिटी भी होती है उनके थ्रू, क्योंकि उनके घर में अगर हमारा आर्टवर्क है तो कोई कभी तो 100 में से 1-2 लोग तो पूछेंगे अरे यार किसी ने किया है, तो हमारा वो रेफरेंस दे सकते हैं। मतलब ऐसे अलग अलग टाइप है कि हम कैसे कनेक्ट लोगों के साथ हो सके।
सोशल मीडिया आज तक तो बहुत है, आप कई जगह पर अच्छे अच्छे जैसे कि कुछ एड एजेंसीज है, नहीं तो एग्जाम्पल है, एड एजेंसीज है, कई सारे अच्छे अच्छे ग्रुप्स है, उनके साथ आपका प्रेजेंटेशन करो, मैं आर्ट वर्क क्या करता हूँ क्या नहीं वगैरह, ऑप्शंस क्या है, वैरायटी ऑफ वर्क चाहिए। ऐसे नहीं कि आप एक ही वर्क करते हो और आपका जो वर्क है वही सबसे बेस्ट है, ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि क्लाइंट को अगर आप आपके काम का वैरायटी अगर दिखाओगे तो थोड़ा उनको भी ऑप्शन मिलता है। जैसे कि ऐसे नहीं है कि क्लाइंट को दिखाने के लिए हमें अलग काम करना पड़ रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। पेंटिंग में ये दो चीज अलग है कि हम जो खुद स्टडी करते हैं वो पेंटिंग सबको समझ में आए, ऐसे बिल्कुल नहीं, नहीं तो उनको पसंद आए ऐसे नहीं। कुछ चीजें क्लाइंट के लिए भी हमें करनी पड़ती है। जैसे कि अगर मुझे कोई शर्ट लेना है तो ऑनलाइन मैंने सर्च किया, कोई ऐप ओपन किया, अमेजोन किया, नहीं तो मिंत्रा किया, और उसमें देखा। हम खुद भी वो ढूंढते हैं कि नहीं यार ये अच्छा नहीं है, थोड़ा सा और डार्क कलर चाहिए, नहीं तो और डिजाइन वाला चाहिए वगैरह, तो ऑप्शंस ढूंढते हैं। तो ये आगे वाला क्यों ना सोचे ना, आगे वाले को हम अगर ऑप्शंस देंगे तो अपने लिए बेटर है। वो चार में से एक दिखाया, उसे अगर पसंद नहीं है तो उसको चार हम दिखाएंगे, चार में से कोई पसंद आएगा, आएगा नहीं आएगा अलग बात है, पर वैरायटी ऑफ वर्क हमें जरूर करना चाहिए। ये ब्रिलियंट है। मैं उसी पॉइंट पे आने वाला था, या प्रिसाइजली अब ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आज के तारीख में इन अगेन सोशल मीडिया जब नहीं था तो उस टाइम वी हैव सर्टन वेज टू मार्केट आवरसेल्फ। लेट मी कम टू स्ट्रेट वर्ड। तो आपने अभी जैसे बोला, लेकिन आज की तारीख में स्टूडेंट्स और पर्टिकुलरली फाइन आर्ट या फिर जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स को आप क्या कहोगे कि हाउ टू मार्केट themselves? ओके, फर्स्ट तो मार्केट समझना चाहिए ये क्या है। पहली बात, पेंटिंग कौन लेता है ये समझना चाहिए कि पेंटिंग लेने वाले लोग कौन है। मतलब मैंने वैसे रिसर्च किया कि पहले तो एग्जीबिशन कई बार मैं जाता था, अभी भी जाता हूँ। मतलब लास्ट अभी रिसेंटली मैं एक दो वीक पहले गया। हमारे इंडिया के बहुत बड़े आर्टिस्ट है वासुदेव कामत से, उनका जहांगीर आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन था। तो ऐसे नहीं है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपको पेंटिंग सेल हो रहा है तो आपको एग्जीबिशन, अभी मुझे हो गया, मुझे आ गया तो मैं अभी क्या एग्जीबिशन देख के फायदा है, तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। तो बड़े आर्टिस्ट है, जो अच्छे काम करने वाले आर्टिस्ट है, बहुत बार ऐसा था कि हमारे टाइप वाले, मतलब थोड़ा सा सिमिलर, नहीं तो उस टाइप वाला आर्टवर्क हमें अगर पसंद आता है तो वो तो एग्जीबिशन जरूर देखनी चाहिए, बहुत कुछ नए आइडियाज मिलते हैं। कामत सर का मैं जरूर बताऊंगी कि उनके थॉट प्रोसेस बहुत ही अलग है। बहुत बार हम ऐसे बहुत पेंटिंग देख के उनके ऐसे लगता है कि अरे यार ये मैंने कभी तो सोचा था, पर इन्होंने विजुअल बहुत अच्छी तरह से वहां पर दिखाया, कंपोजिशन काफी अच्छे से किया है। तो उनकी सोच, आर्टिस्ट की सोच बहुत हमें कुछ तो सिखाती है कि यार ये बहुत अलग तरीके से काम करते हैं, बहुत अलग तरीके से सोचते हैं। एक क्या कह सकते हैं कि हमारे खुद के लिए वो एक चार्जिंग पॉइंट जैसा है कि हाँ वहां से हम चार्ज होकर कुछ काम करते हैं। तो ये चीज होनी चाहिए। कई बार ऐसे बड़े आर्टिस्टों के साथ जब मैं डिस्कस करता हूँ, मतलब अभी भी करता हूँ, पहले तो बहुत बार होता था जैसे एज ए स्टूडेंट जब था, अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ, जब जितना भी आप काम करो आप स्टूडेंट ही रहते हो। तो ये होना चाहिए कि ये एग्जीबिशन क्यों करें, ये खुद के मन में चाहिए कि मेरे कई सारे दोस्त हैं मेरे फाइन आर्ट में, तो उसमें 4 या 5 लोग, टोटल 50 का क्लास था, 4 या 5 ही लोग ये फील्ड में काम करते थे। बाकी सब अलग अलग कुछ डिजाइन में अगर गए, नहीं तो कुछ अलग ही, मतलब ये प्रोफेशन छोड़ के अलग ही चीज वगैरह कर रहे। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हम वो सोचते नहीं है, सिर्फ असाइनमेंट करते हैं, हमें असाइनमेंट दिया है, हमें अच्छे मार्क्स चाहिए, मार्क्स वगैरह इस चीज से कुछ होता नहीं है कि मार्क आपको 10 मिले। कई बार स्टेट में कई दोस्त है जो स्टेट में अच्छे रैंकिंग में आ गए, फर्स्ट है सेकंड है, उन्होंने फील्ड ही छोड़ दिया, अलग चीज में गए वगैरह। ये ड्रॉबैक क्यों है, क्योंकि हम सिर्फ आर्टवर्क करते हैं। आर्टवर्क कहाँ हमें सेल करना चाहिए, उसको प्रोसेस क्या होता है ये समझना खुद के लिए जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली ऐसे है कि हमारे सिलेबस में ये पार्ट नहीं है कि आर्ट एप्रिसिएशन का रहेगा। नहीं तो हम क्या करते कि कॉलेज में हम डिस्कस नहीं करते, मैं जो भी काम करता हूँ तो मुझे फैकल्टी के साथ, दोस्तों के साथ शेयरिंग करना चाहिए, मैंने ये थॉट प्रोसेस किया है, ये कंपोजिशन किया है,
तो इसमें मैं चेंज क्या करूँ? मतलब ये ऐसे होता है बहुत बार कि मैंने किया, मैं ग्रेट हूँ, मेरा काम अच्छा है, मुझे सबसे क्लास में अच्छे मार्क मिलते हैं, तो मैं तो बेटर हूँ, मैं क्यों इसे तो 4 मार्क मिलते हैं, 5-6 मार्क मिलते हैं, मैं इसे क्यों पूछूं? ऐसे बिल्कुल नहीं होता है कि हर एक का थॉट प्रोसेस, कई बार बहुत अच्छे आइडिया जिनको मार्क नहीं मिलते उनसे भी मिल सकते हैं। ट्रू। तो ये फर्स्ट हमें सीखना चाहिए। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि अलग अलग एग्जीबिशंस देखो, एग्जीबिशंस कैसे होते हैं, अगर बहुत लोगों को ये भी पता नहीं स्टूडेंट को कि अगर मेरा 2017 में जहांगीर में एग्जीबिशन हुआ था, उसके लिए मैंने 2010 में फॉर्म भरा था। जहांगीर एक ऐसी अच्छा आर्ट गैलरी है, वहां से आपको कई सारे चांसेस मिलते हैं नए क्लाइंट्स के वगैरह। स्पेशली मैंने एक्सपीरियंस किया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2010 में मैंने वहां पर फॉर्म अप्लाई किया था, उसके बाद 2017 के लिए, तो 7 साल का गैप। उसमें भी आपको 2017 से पहले 1 साल आपको फॉर्म आता है, आपके रिसेंट 5 वर्ष हमें शेयर कीजिए, वो 5 वर्ष से आपका सिलेक्शन होगा, यस या नो, तो उसके बाद आपको गैलरी दिया जाएगा। ऐसे थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है उनका, पर अच्छे एग्जीबिशंस होते हैं वहां पर। तो अगर ये एक एग्जांपल मैंने कहा जहांगीर वाला, ऐसे अलग अलग आर्ट गैलरीज है, उनका प्रोसेस क्या होता है, वहाँ किस तरह के आर्ट वर्क्स है, कौन से आर्ट गैलरीज अच्छा सेल करते हैं। नहीं तो आप बिगिनर हो तो कौन सी आर्ट गैलरीज आपको अच्छा काम दे सकते हैं, नहीं तो चांसेस मिल सकते हैं, वो एक है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज कि स्टूडेंट ने नेशनल कंपटीशन, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में, इंटरनेशनल आपको अगर पॉसिबल नहीं है, बहुत कॉस्टिंग, बहुत बार ये होता है कि उनके फीस, नहीं तो ट्रांसपोर्ट करना वगैरह, ये बहुत थोड़ा सा खर्चा ज्यादा हो जाता है। एटलीस्ट नेशनल जो भी अच्छे अच्छे जैसे ललित कला एकेडमी हुआ, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, दी आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन है, वहाँ पार्ट लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि इनका एग्जीबिशन जहांगीर आर्ट गैलरी तो बड़े बड़े जगह पर होता है, उनके ऑलरेडी बहुत अच्छे क्लाइंट्स होते हैं। कभी कभी मेरे बहुत बार ऐसा हुआ कि ऐसे एग्जीबिशंस में अवार्ड भी मिला है और उसके साथ ये पेंटिंग सेल भी हुआ है। उनके थ्रू कभी ऐसे होता है कि वो क्लाइंट को हमारा नाम पता चलता है, तो ये आर्टिस्ट क्या काम करता है, बाद में कब जब बने तो आपके बहुत सारे पेंटिंग्स ले ले वगैरह, ऐसे हो सकता होता है। तो ये चीजें साइड बाय साइड हमें सोचनी चाहिए और स्टडी करनी चाहिए। बहुत बार ऐसे ही मैंने आज तक भी देखता हूँ, सिर्फ काम के ऊपर फोकस करते हैं और बाद में सिर्फ हमें फ्रीलांस आर्टिस्ट होना है, तो ये चीज करना चाहिए, बहुत बहुत जरूरी है। आप कितना भी वर्ल्ड क्लास, नहीं तो बहुत फेमस आप आपके काम के इसमें हो, बहुत स्किल लेवल बहुत हाई हो, उसका फायदा तभी होगा आप सही राइट पीपल के साथ वहां पर क्लाइंट के जगह पर आप पहुंचोगे, तो ही तो फायदा। नसरुद्दीन ये शाह। मुश्किल बात नहीं है, पर मैं बताता हूँ कि ये मैं बता रहा हूँ सीरियसली कि ये जरूरी है, पर ये बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। पहले अपने जमाने में हमारा जब एग्जीबिशन होता था, एनवलप करो, प्रिंट करो, जो भी हमें क्लाइंट पता है उनके अगर एड्रेस हो तो उनके यहाँ पर जाके मतलब वहाँ शेयर करो, मतलब उनके पते पर भेज दो। अभी इतना सिंपल है, मतलब इतना सिंपल, एक क्लिक पर मैं हजारों लोगों के पास एक क्लिक पर मैं शेयर कर सकता हूँ, मेल पर शेयर कर सकता हूँ, व्हाट्सएप पर कर सकता हूँ, कितनी जगह पर कर सकता हूँ, जो अपने पहचान वाले भी नहीं वो भी लोग देख सकते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक से। तो आजकल के स्टूडेंट को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप बहुत इजी एक्सेस है, आपको कहाँ जाने की जरूरत नहीं है, तो उसका फायदा जरूर करना चाहिए। थोड़ी देर पहले आपने मेंशन किया कि राइट प्लेस राइट टाइम, और मुझे लिंक लगा नसरुद्दीन सर, नसरुद्दीन शाह, ग्रेट एक्टर, इंडियन ग्रेट एक्टर। तो उन्होंने भी उनके इंटरव्यू में यही कहा है कि वो राइट टाइम राइट जगह पे थे। ऑफ कोर्स अच्छे एक्टर है, इट्स वेरी हम्बल पर्सन कि वो ये कह रहे हैं कि मैं आर्टिस्ट, आई डोंट नो, बट मैं राइट टाइम राइट जगह पे था। सो उस टाइम मुझे क्या चाहिए। सो यस, फॉर आर्टिस्ट इज इम्पोर्टेंट। भाई वो तो जरूरी है, आपने जैसे नसरुद्दीन शाह मेरे भी फेवरेट एक्टर है, मतलब क्लास, मतलब अलग ही क्लास है। कई बार आप देखते हो कि कई लोगों को, जैसे पहले मैंने कहा कि कई लोगों को बहुत पहले लिंक मिलता है,
कई लोगों को बाद में मिलता है। जैसे मैं एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल दूं, अभी मराठी में मैं बताऊं तो भाऊ कदम, आपको पता है, वो कई सालों से एक्टिंग वगैरह ये करते हैं। अभी जैसे चला चला हो गया वगैरह ये प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ, उसमें सभी उतने ही कंपटीशन वाइज अगर देखा तो सभी सभी स्ट्रांग है। बाहु कदम एक थोड़ा सा अलग है उसमें कि और स्ट्रांगली एक्टिंग करता है, उनके एक्सप्रेशन वगैरह ये जो भी है उनका। आज आप एज देखो, एज कितना बड़ा है, अभी वो इतने फेमस है कि उनका आर्ट का लेवल, मतलब जो भी अंडरस्टैंडिंग है जो भी है, उन्होंने अगर बात भी नहीं की, उनका फेस देख के भी हमें हंसी आती है। तो इतना स्ट्रांगली उनका प्रेजेंटेशन है। तो वो होता है कि ऐसे जरूरी नहीं है कि आप तुरंत आप फेमस हो जाए, ऐसे भी नहीं है। पर आजकल कॉमेडी कहा तो उनका नाम आता है। कई जगह पर ऐसे एग्जाम्पल हमें देखने मिलते हैं। नसरुद्दीन, सॉरी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी आप देखो, उसका भी आप जब देखो कि वो कई पहले से काम कर रहा है, पर इतने सालों बाद इतना फेमस हुआ है कि अभी भी वैसे ही उतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर काम करने में, मतलब जो अच्छा एक्टर है उनका नाम आता है। Moving towards next one, and